नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ, जिसके अंदर आज हम एक शानदार टॉपिक और एक शानदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं, समांतर श्रेणी यानी कि एपी। और उस एपी की तैयारी करती हैं आपको अरावली पाठशाला के साथ, ताकि एग्जाम के अंदर आप जब भी बैठें तो आपको एपी से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो आसानी से हल करने में मदद मिलेगी। तो आपको अरावली पाठशाला के साथ में जुड़े रहना है। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है। आज की इस क्लास के अंदर हम समांतर श्रेणी के संबंध में जो भी अपना बेसिक है वो सब कुछ पढ़ेंगे। किस प्रकार से समांतर श्रेणी को हल की जाती है, समांतर श्रेणी होती क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पद होते हैं, आज उन सभी की हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक आपको इसके साथ जुड़े रहना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। देखना, अपने चैप्टर है आज समांतर श्रेणी, चैप्टर है एपी, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब श्रेणी क्या होती है? श्रेणी क्या होती है? श्रेणी का मतलब होता है कि एक के बाद में दूसरा, एक के बाद में दूसरा, एक मतलब जो अपने सीढ़ी चलती हुई होती है उसी को श्रेणी कहते हैं। एक के बाद में दूसरा पद आएगा, दूसरे के बाद में तीसरा आएगा, तीसरे के बाद में चौथा आएगा, और वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होंगे। अब जुड़े हुए किस प्रकार से हो सकते हैं? जोड़ के रूप में हो सकते हैं, घटाव के रूप में हो सकते हैं, गुणा के रूप में हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से एक दूसरे के साथ में उनका क्या होता है? जुड़ाव। हमें यहाँ पर केवल जोड़ और घटाव को पढ़ना है, गुणा से अपने कोई लेना देना नहीं है। कि एक पद के बाद में दूसरा पद आएगा तो वो दूसरा पद कब आएगा? जब उसके अंदर कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे। उसके बाद दूसरे के बाद में तीसरा कब आएगा? जब उसके अंदर कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे। फिर उसके बाद में अगला पद कब आएगा? जब उसके अंदर कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर जोड़ रहे हैं तो सबके अंदर जोड़ने का काम करना है, और घटा रहे हैं तो सबके अंदर घटाने का काम करना है। अब जिसको हम जोड़ रहे हैं, जिसको हम घटा रहे हैं, मतलब जो मान अंदर जोड़ा जा रहा है या जो मान अंदर घटाया जा रहा है, वो सब जगह एक समान लेना है। मतलब पहला पद अपने कोई भी लिया, उसके अंदर जैसे 5 जोड़ा है तो दूसरा पद आया, उसके बाद में वापस वही 5 जोड़ोगे तो तीसरा पद आएगा, फिर वापस वही 5 जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा। अगर मेरे पास 10 है, उसके अंदर से मैं 2 घटा रहा हूं तो 8 आएगा, फिर वापस मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 घटाना पड़ेगा तो 6 आएगा, वापस 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, वापस 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर वापस 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर वापस 2 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो इस प्रकार से श्रेणी चलती रहेगी। तो हमें जो श्रेणी पढ़नी है उसके अंदर ये जोड़ होगी और घटाव होगा, और जिसकी जोड़ या घटाव कर रहे हैं वो मान है वो सबके लिए समान होना चाहिए, तभी वो श्रेणी होगी। अब देखना, हमने गुणा क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब हम जोड़ और बाकी की बात करते हैं तब अपने समांतर श्रेणी बनती है। जोड़ या बाकी की बात करते हैं तो श्रेणी कैसी बनती है? समांतर श्रेणी। अगर इसकी जगह हम गुणा लेते हैं कि किसी संख्या को हमने लिया, उसके अंदर किसी का गुणा किया तो अगला पद आया, वापस उसी संख्या का गुणा किया तो अगला पद आया, वापस उसी संख्या का गुणा किया तो अगला पद आया, तो वहां पर अपने समांतर श्रेणी नहीं बनेगी, उसको हम बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी है वो अपने क्लास 11 का टॉपिक है, उसको हम 10 के अंदर बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। हमें यहाँ पर केवल समांतर श्रेणी पढ़नी है तो हम केवल समांतर श्रेणी की ही चर्चा करेंगे। अब समांतर श्रेणी मतलब ये कितने प्रकार की हो सकती है? तो अपने पास जो समांतर श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी अपने पास 2 प्रकार की होती है। एक होती है परिमित, और एक होती है अपरिमित। एक होती है परिमित, एक होती है अपरिमित। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है? हमने कहा था कि समांतर श्रेणी क्या होती है कि अपने पास कोई पद होगा, उस पद के अंदर कुछ जोड़ते जाना है या फिर कुछ घटाते जाना है, तो अपने पास समांतर श्रेणी बनेगी। जैसे मैंने लिखा पहला पद, जैसे 2, क्या लिखा? 2, उसके अंदर मैं कुछ जोड़ रहा हूं और मैंने जोड़ा 2, तो अगला पद क्या आ गया? 4। अब क्या जोड़ा है? अंदर 2 जोड़ा है, तो अब हर पद के अंदर कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 2, तो 4 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, फिर वापस 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 8, फिर वापस जोड़ा तो 10। मैंने कहा 10 पर जाकर हम खत्म कर दिया इसको, इस श्रेणी को हमने 10 पर जाकर क्या कर दिया? खत्म, कि इसका स्टार्ट वाला पद 2 है और एंडिंग वाला पद क्या है? 10। बस ये हमको जानकारी पूरी प्राप्त है कि पहला पद 2 है, अंतिम वाला पद 10 है, 10 के आगे कुछ भी नहीं है। मतलब ये फिक्स है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं परिमित श्रेणी, क्योंकि ये श्रेणी है वो सीमित है,
इसके अंदर कुछ ज्यादा पद नहीं है, यहां से लेकर स्टार्ट हो रही है, यहां पर जाकर खत्म हो गई। इसके अंदर अनंत पद नहीं है, केवल जो पद है उनकी संख्या सीमित है। यानी जब अंतिम पद दिया जाए, जब अंतिम पद दिया जाए तब उसको हम कहेंगे परिमित श्रेणी। तो यहां से क्या लिखना है, जब अंतिम पद हो, जब अंतिम पद होगा तो वो श्रेणी कैसी कहलाएगी, परिमित श्रेणी। और ये श्रेणी कैसी है, समांतर, परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित के अंदर तो क्या होगा कि प्रथम पद के साथ में अंतिम पद भी दिया जाएगा। जैसे देखना यहाँ पर अंतिम पद कितना है, 10 है, तो ये परिमित समांतर श्रेणी है। अगर इसको मैं कहूं कि जैसे मैंने लिखा 5, 7, 9, 11 और लास्ट में जाकर यहाँ पर पद आ गया जैसे 25, लास्ट में जाकर पद कितना आ गया 25, मतलब इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है 5 है और लास्ट वाला पद कितना है 25, मतलब 25 पे जाकर खत्म हो रही है। यहाँ पर मैंने लिख दिया डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि डॉट डॉट लगाया तो ये खत्म ही नहीं हो रही है, लास्ट में जाकर 25 लिखा है, मतलब 25 पे जाकर क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो जब श्रेणी का अंतिम पद दिया जाए तो वो श्रेणी परिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इसका भी अंतिम पद दिया गया है तो ये परिमित समांतर श्रेणी होगी। अब जैसे अपरिमित श्रेणी की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि अंत वाले पद की हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, श्रेणी खत्म नहीं होती है, कि ये चलती रहती है, इसका अंतिम वाला पद क्या है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये लिखा था 5, फिर आ गया 13, फिर 21, फिर 29 और ये आगे की ओर बढ़ी जा रही है, मतलब इसका अंतिम वाला पद अपने को पता नहीं है। तो जब भी किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमको पता नहीं होता तब हम उसको क्या बोलते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी कब, जब उसका अंतिम पद हमें दिया हुआ नहीं है। अगर अंतिम पद दिया हुआ है तब उसको परिमित कहना है, और जब अंतिम पद नहीं दिया गया तब उसको क्या कहना है, अपरिमित। अब देखना यहां पर जो 5 है उसको बोला जाता है प्रथम पद। 5 को क्या बोला जाता है, प्रथम पद, क्योंकि ये पहला पद है। जो पहली संख्या होगी उसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद। और उसको लिखने का तरीका है, उसको जो सिंबल यूज करते हैं वो यूज करते हैं ए, या फिर आपको इसे A1 का नाम भी दे सकते हैं, या तो इसे ए कहिए या फिर A1, या तो इसके ए कहना है या फिर क्या कहना है, A1। अब ये वाला जो अंतिम पद है इसको बोलते हैं ए। अब ये कौन सा वाला है वो अपने को पता नहीं है, ये कौन से नंबर पर आ रहा है इसकी फिलहाल हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हमने कहा कि ये nवें नंबर पर आ रहा है। कौन से नंबर पे आ रहा है, nवें नंबर पर। ये पहले नंबर पर आ रहा तो लिखा A1, ये दूसरे पर आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, A2। इसको क्या लिखेंगे, A2। वैसे ही इसको क्या लिखेंगे, A3। वैसे ये वाला A4, और ये पता नहीं कौन से नंबर पर आ रहा है तो हमने इसको कहा कि nवें नंबर पर आ रहा है तो इसको क्या बोला, AN। इसको साथ में ये भी कह सकते हैं L, क्या बोल सकते हैं, L। और L का मतलब होता है लास्ट। L का मतलब लास्ट, लास्ट यानी अंतिम, ये अपने अंतिम पद है तो इसको हम L भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि किसी भी श्रेणी का जो पहली संख्या होती है, जो पहला पद होता है उसको प्रथम पद बोला जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं या फिर A1 कहते हैं, या तो A कहेंगे या फिर A1 कहेंगे। जो लास्ट वाला पद है उसको L कहेंगे या फिर AN कहेंगे। इसके साथ में हमें पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है इस श्रेणी का, उसको बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर, और उसको लिखते हैं डी से। सार्वंतर को किससे लिखते हैं, डी से। अब ये सार्वंतर क्या होता है कि अपने पास जैसे कोई परिमित या अपरिमित समांतर श्रेणी है, परिमित या अपरिमित क्या है, समांतर श्रेणी। उसके अंदर में क्या करना है कि जो
दूसरा पद है वो पहले पद से ही आया है। किसी भी श्रेणी का जो दूसरा पद है वो किससे बना है? पहले वाले पद से। अब पहले वाले पद के अंदर हमने क्या किया कि दूसरा पद आ गया। पहले वाले पद के अंदर हमने क्या किया कि दूसरा पद आ गया। तो यहाँ पर देखना, पहले वाले पद के अंदर हमने 2 के अंदर क्या किया है? यहाँ पर +2 किया है। क्या किया है? +2, मतलब 2 जोड़ा है तब जाके कितना आया है? 4। अब देखना 4 के अंदर हमने क्या किया कि 6 आ गया। तो यहाँ पर भी हमने प्लस में कितना किया है? 2, तब जाके कितना आया है? 6। अब 6 से 8 कब आया? जब यहाँ पर हमने क्या किया है? +2। अब 8 से 10 कब आया है? जब हमने यहाँ पर कितना प्लस किया? 2। तो ये जो वैल्यू हम सब जगह काम में ले रहे हैं वो सभी एक समान वैल्यू है। तो और इसी वैल्यू को हम कहते हैं सारवंतर। मतलब दूसरे वाले पद के अंदर से पहला वाला पद घटा दो, किसी भी पद के अंदर से उसके आगे वाला पद घटाने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वो उनके बीच का अंतर है। 2 पदों के बीच का क्या है? अंतर। कि अगर 2 क्रमागत पद है तो उनके बीच का जो अंतर होगा, अगर दूसरे वाले पद के अंदर से पहला वाला पद घटाएंगे तो जो अंतर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सारवंतर। देखना सब जगह सारवंतर बराबर आना चाहिए। सभी पदों के लिए सारवंतर कैसा आना चाहिए? बराबर। अगर सारवंतर बराबर है तब उसको समांतर श्रेणी कहेंगे, और अगर सारवंतर समान नहीं है तो उसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। देखना यहाँ पर 2 2 2 2 सब जगह सारवंतर समान आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। यहाँ पर भी बात करते हैं तो 5 के अंदर क्या किया? तो 13 आया प्लस का 8। 13 के अंदर क्या किया कि 21 आया प्लस का 8। 21 से 29 कब आया? जब हमने प्लस में कितना किया? 8। तो ये वाली अपने समांतर श्रेणी है, क्योंकि सब जगह जो अंतर है वो समान आ रहा है, प्लस का 8। तो इसको हम बोलते हैं सार अंतर। अगर कोई ऐसी श्रेणी लिखी हुई है जिसके अंदर ये सारवंतर बराबर नहीं आ रहा है, कि 2 पदों के अंदर जो सारवंतर है वो बराबर नहीं आ रहा, कहीं पर अलग है दूसरी जगह अलग है, अगर अलग अलग वैल्यू आती है तब उसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। जैसे मैंने लिखा 7 15 22 24। तो 7 और 15 के बीच में अगर गैप देखें तो 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 8। फिर 15 से 22, तो 22 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? प्लस का 7। फिर 24 में से 22 घटाएंगे तो प्लस का 2। देखना यहाँ पर प्लस के 8 वैल्यू आ रही है, यहाँ पर प्लस का 7 और उधर प्लस का 2। क्या सारवंतर बराबर आ रहा है? यहाँ पर सारवंतर बराबर नहीं आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी कब आएगी? जब उसके लिए सभी पदों का अगर सारवंतर देखा जाए तो वो समान आ रहा है। अगर सभी पदों का सारवंतर समान आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है, और अगर सारवंतर बराबर नहीं आ रहा तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। हमने समांतर श्रेणी 2 प्रकार पढ़े, एक परिमित समांतर श्रेणी, एक अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी वो जिसके लिए अंतिम पद दिया गया है, और अपरिमित समांतर श्रेणी वो जिसके लिए अंतिम पद नहीं दिया गया। किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम वाला पद है, जो पहला संख्या है, जो पहली संख्या है, जो पहला पद है, उसको प्रथम पद कहेंगे, उसको ए या A1 से दर्शाएंगे। उसका जो लास्ट वाला पद है उसको AN भी लिखते हैं, L भी लिखते हैं, और जो 2 पदों के बीच में जो अंतर आता है उसको हम सारवंतर कहते हैं। और सारवंतर को किससे लिखते हैं? D से। अब किसी भी श्रेणी के समांतर श्रेणी होने के लिए आवश्यक है कि सभी पदों के लिए सारवंतर समान रहे। अगर सारवंतर समान नहीं है तो फिर उसको हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। अगर सारवंतर समान है तो उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखना, अपने पास अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसके लिए ए का मान हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर समांतर श्रेणी है तो डी का मान भी लिख सकते हैं। तो ए और डी की सहायता से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। उस श्रेणी का हम कोई भी पद निकाल सकते हैं अगर वो अपरिमित श्रेणी है। अगर कोई अपरिमित श्रेणी है तो उसके लिए ए का मान तो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं कि श्रेणी जैसे ये लिखी हुई है तो इसके लिए हमें ए का मान लिखना था। पहली वाली संख्या देख ली तो 5 आ गई, और इसको हम क्या बोलेंगे? ए लिख देंगे। फिर हमें इसका सारवंतर लिखना था, तो सारवंतर कितना है? 8 है। तो डी बराबर कितना हो गया यहाँ से? 8। अब इसके अंदर कितने पद हैं वो हमें नहीं पता। हमें इसका अगर 10वां पद निकालना है, 20वां निकालना है, 25वां निकालना है, 40वां निकालना है, 100वां निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, जो ये an के लिए ही फॉर्मूला माना जाता है, a + n - 1 d। an वाला फॉर्मूला याद रखना है कि an बराबर क्या होता है? a + n - 1 d। देखना, अगर मैं कहूं कि मुझे यहाँ पर 10वां पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है? 10वां पद, तो n की जगह कितना रख देना है? 10।
एन की जगह कितना रख देना है 10, एन की जगह 10 रख दिया। अब क्या करना है ए प्लस एन माइनस 1 है, एन माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 और पीछे डी, ए 10 बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस 10 माइनस 1 9 और ये हो जाएगा डी। तो 10वां पद क्या होगा ए प्लस 9 डी। ए का मान हमको पता है कितना है 5 है, तो ए की जगह कितना रख देंगे 5 प्लस 9 डी है तो 9 गुणा डी की जगह कितना लिख देना है 8, तो ये हो गया 5 और 9 8 72, 72 और 5 कितना आ जाएगा 77। मतलब ये श्रेणी आगे की ओर चलती रहेगी। तो 10वें नंबर पर कौन सा संख्या आएगा, संख्या आएगी वो अपने 77। तो इस प्रकार से अगर आपको ए का मान पता है, डी का मान पता है, तो आप उस श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। अगर वो अपरिमित श्रेणी है तो आगे वाला कोई भी पद निकाला जा सकता है, और अगर परिमित श्रेणी है तो अंतिम पद तक आप मान निकाल सकते हैं और उससे पहले वाले मान निकाल सकते हैं। उसके बाद तो कोई मान है ही नहीं, तो इसके पीछे वाला मान कोई भी नहीं निकलेगा। इस श्रेणी का ये वाला पद और इसके आगे वाले पद ज्ञात किए जा सकते हैं, और इस श्रेणी के अंदर पीछे आप चाहे जितने पद निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ए का मान पता होना चाहिए और डी का मान पता होना चाहिए। देखना आपको हर बार ये ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखना 10वां पद निकालना है तो ए तो हमने लिखा ही है, और 10वां पद निकालना है तो 10 से एक कम डी लिया है। यहां पर लिखा था एन माइनस 1, मतलब जो एन का मान निकालना है उससे एक कम करके डी का मान लेना है। तो समझ लेना है कि अगर मुझे 20वां पद निकालना है तो ए तो लिखना ही है, प्रथम पद तो लिखना ही है, फिर n माइनस 1 मतलब 20वां पद निकालना है तो 20 से एक कम डी लेना है। 20 से एक कम मतलब 19 और पीछे क्या लिख देना है डी, मतलब 20वां पद निकालना है तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस 19 डी। अगर मुझे 36वां पद निकालना है तो लिखेंगे ए प्लस 35 डी। तो इस प्रकार से अगर आपको ए का मान पता है, डी का मान पता है, प्रथम पद ज्ञात है, सारवंतर ज्ञात है, तो इसकी सहायता से आप समांतर श्रेणी का कोई भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारी अपनी जो बेसिक जानकारी थी समांतर श्रेणी के बारे में वो हमने आज हासिल की है, और इसी की सहायता से हम समांतर श्रेणी के ज़्यादातर सवाल करेंगे, क्योंकि जो भी हम सवाल करेंगे उसके अंदर फॉर्मूले के साथ में हमें ये जो पद है ये बहुत जरूरी काम है। इसके अंदर हमें ए की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी, ए एन की जरूरत पड़ेगी, एल की जरूरत पड़ेगी। तो इन सभी की सहायता से हम सवालों को क्या करेंगे हल करेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है अपने पास, उनको देख लेते हैं। अपने पास उदाहरण है कि एपी दिया गया है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी है अपने पास 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। अब ये श्रेणी आगे की ओर चलती जा रही है, मतलब ये परिमित नहीं है, ये परिमित नहीं है, यह अपरिमित समांतर श्रेणी है। कहा इसके लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। अब प्रथम पद लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो पहली संख्या है वही प्रथम पद है, तो यहां से हम लिख सकते हैं प्रथम पद। प्रथम पद को ए बोलते हैं और उसी को हम A1 कहते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा 3/2, और कहा है सारवंतर डी लिखिए। सारवंतर को किससे लिखते हैं डी से। अब देखना यहां पर हमें सारवंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि जो पीछे वाला पद है उसके अंदर से आगे वाला पद घटा देना है, क्योंकि दो क्रमागत पद है, एक के बाद में दूसरा पद आ रहा है, तो दूसरे वाले पद के अंदर से पहला वाला पद घटा दो, तो वहां से अपने पास क्या मिल जाएगा सारवंतर। देखना अगर हमें कहा होता कि ये केवल श्रेणी है, आगे एपी लिखा हुआ नहीं होता और फिर कहता कि इसके लिए सारवंतर लिखिए, अगर ये एपी लिखा हुआ नहीं होता और फिर कहता कि सारवंतर लिखना है, तो हमें 2 3 के बीच में सारवंतर निकालना पड़ता और फिर कहते कि यह समांतर श्रेणी है और इसका सारवंतर इतना आया। फिलहाल यहाँ पर हमें एपी लिखा हुआ है। अब एपी लिखा हुआ है मतलब ये समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी कब होती है जब सब जगह सारवंतर बराबर आता है। तो यहाँ पर सब जगह चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जगह सारवंतर कैसा होगा बराबर होगा, क्योंकि बराबर सारवंतर है तभी समांतर श्रेणी बनती है। अगर सारवंतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं बनती। यहाँ पर एपी लिखा हुआ है यानी ये समांतर श्रेणी पहले से ही है,
सब जगह सारवंतर बराबर होगा तो हम किसी भी एक जगह से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इस वाले पद के अंदर से ये वाला पद घटा दें तो भी सारवंतर निकलेगा, इस वाले पद के अंदर से ये वाला पद निकालें तो भी सारवंतर आएगा, और इस वाले पद के अंदर से ये वाला पद निकाले तो भी सारवंतर आएगा। सब जगह डी का मान क्या होगा, समान। यहाँ पर भी डी ही होगा, इधर भी डी होगा, इधर भी डी होगा। सबके लिए जो सारवंतर की वैल्यू है वो कैसी होगी, समान होगी। तो यहाँ से प्रथम पद हमने लिखा 3/2 और सारवंतर लिखते हैं डी। तो क्या करना है, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देना है। इसको क्या बोलते हैं, A1, ये A2, ये A3, A4। हम क्या करते हैं, A2 में से A1 घटा देते हैं, इसके अंदर से ये वाला पद क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। दूसरे वाले में से पहला वाला घटाना है, या फिर तीसरे वाले में से दूसरा वाला, या फिर चौथे वाले में से तीसरा वाला। पीछे वाले में से आगे वाला क्या कर देना है, घटा देना है। हम 1/2 के अंदर से क्या घटा देते हैं, 3/2। पीछे वाले में से क्या कर दिया, आगे वाला घटा दिया। पीछे वाला 1/2 था, आगे वाला 3/2। तो 1/2 के अंदर से 3/2 घटा दिया। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, इधर भी 2 इधर भी 2, तो बटे में एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा 1 के साथ 1 माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा 3 के साथ 3। 1 में से 3 घटाना है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस वाली, तो माइनस का निशान आ जाएगा। और बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 3 में से 1 गया तो 2, और बटे में कितना है, 2। 2 से 2 काट दिया, कितना आया, एक तो माइनस, और 2 के अंदर 2 का भाग गया तो कितना बचा, 1। मतलब यहाँ पर अपने पास जो सारवंतर आया है वो कितना आया है, माइनस का 1। तो सारवंतर निकालने के लिए ध्यान रखना है, क्या करना है, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देना है। यहाँ पर लिख लेना कि डी कब आता है, जब हम A2 माइनस A1 करते हैं। मतलब दूसरे वाले पद के अंदर से पहला वाला पद घटाते हैं तो अपने पास क्या आता है, सारवंतर। बड़ी सिंपल चीज है, आशा है समझ आई हो। लिखा है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन AP नहीं है। यदि इनमें से कोई AP है तो इसके अगले 2 पद लिखने हैं। देखना, AP के बारे में पूछा गया है कि AP है या नहीं है। अब AP कब होता है, जब वहां पर हमारे पास सारवंतर समान आता है। अगर सारवंतर सब जगह समान है तो समांतर श्रेणी है, और अगर सारवंतर सब जगह समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। कहा है कि अगर समांतर श्रेणी है तो आगे वाले 2 पद और लिखने हैं। देखना 1 2 3 4, मतलब 4 पद तो लिखे हैं, हमें 5वां पद लिखना है और 6ठा पद। ठीक है, यहां से हम श्रेणी लिखते हैं 4 10 16 22। आगे श्रेणी बढ़ती जा रही है। कहा है कि कौन कौन सी AP नहीं है, इसके लिए हम चेक करते हैं, सारवंतर चेक करते हैं। डी, सारवंतर क्या करते हैं, डी का मान। अब पहली बार डी निकाल रहे हैं क्योंकि डी हमें एक से ज्यादा जगह चेक करना पड़ेगा, एक जगह चेक करने से काम आएगा नहीं, हमें एक से ज्यादा बार चेक करना पड़ेगा। तो इसको हमने लिखा D1। D1 कैसे निकालना है, इसके अंदर से ये वाला घटा देना है, लिख देंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 का मान है अपने पास 10, A1 का मान कितना है 4, 10 में से 4 गया तो 6। मतलब यहां पर जब हमने सारवंतर चेक किया तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। वैसे क्या, वैसे हम यहां पर चेक करके देखते हैं, एक से ज्यादा बार चेक करना है। जब पूछा जाए कि AP है या नहीं है तो एक से ज्यादा बार सारवंतर चेक कर लेना है, एक या 2 जगह, एक से ज्यादा जगह पर चेक करना है। 2 या 3 जगह पर आप सारवंतर चेक कीजिए, सब जगह अगर बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो समांतर श्रेणी है। हम वापस सारवंतर निकालते हैं, अब की बार D2 निकालते हैं। क्या करते हैं, तीसरे के अंदर से दूसरा घटा दें, A3 माइनस A2। A3 कितना है अपने पास 16 है, A2 कितना है 10, 16 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। आप चाहे तो 2 जगह चेक करने पर अपने काम हो जाता है। नॉर्मली 2 जगह चेक करते हैं तो हमें जो सारवंतर है अगर बराबर मिलता है तो वो समांतर श्रेणी होती है। आप चाहे तो D3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 22 में से 16 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो बेवजह ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। जब संख्या कॉम्प्लिकेटेड हो तब आप 2 से ज़्यादा बार चेक कर सकते हैं, कि आप 3 बार चेक करने की जरूरत तब पड़ती है जब संख्या कॉम्प्लिकेटेड हो, प्लस वाली हो, माइनस वाली हो, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तब 2 से ज़्यादा बार भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मली अपने को पता चल रहा है कि 4 के अंदर 6 जोड़ा तो 10 आया, 10 के अंदर 6 जोड़ा तो 16 आया, 16 के अंदर 6 जोड़ा तो 22 आया है। मतलब यह समांतर श्रेणी है। D1 और D2 बराबर आ रहे हैं तो यहाँ पर लिख देना है D1 बराबर D2।
दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं और कितना आ रहा है 6, मतलब सारवंतर समान आ रहा है, अतः यह एपी है। अब कहा है कि अगर इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखने हैं। देखना, पहला पद लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है, चौथा लिखा हुआ है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि a बराबर a1। तो a1 कितना दिया है 4, और सारवंतर कितना है सब जगह 6, मतलब a का मान दिया है, d का मान दिया है। जब a का मान दिया हो, d का मान दिया हो, तो आप समांतर श्रेणी का कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। हमें इसके अगले दो पद और निकालने हैं, तो 4 तो हो गए हैं, 5वां पद निकालना है और 6ठा पद निकालना है। तो लिखेंगे a5। अब 5वां पद निकालना है तो 5 से 1 कम d ले लेना है, तो 5 से 1 कम मतलब 4 और पीछे d। तो a का मान कितना है 4 प्लस 4 गुणा d की वैल्यू कितनी है 6, तो 4 प्लस 4 गुणा 6 24, और 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो 5वां पद कितना आ गया 28। और वैसे ही हमें इस श्रेणी का कौन सा पद निकालना है 6ठा पद। 6ठा पद मतलब a प्लस 5d। तो a की जगह कितना लिख देना है 4 प्लस d की जगह 6, तो ये हो गया 4 और 5 गुणा 6 30, 30 और 4 34। तो ये अगले पद आ गए 28 और 34। इस श्रेणी के जो अगले पद होंगे वो कितने होंगे 28 और 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लिखा हुआ है 1 -1 -3 -5। यहाँ पर चेक करना है कि एपी है या नहीं है। लिखा हुआ है अपने पास 1 -1 -3 -5। यहां से अगर हम सारवंतर निकालें D1, तो D1 कब आएगा जब A2 में से A1 घटाएंगे। A2 कितना है, ये अपने पास है A1, ये A2, ये A3 और ये है अपने पास A4। D1 निकालना है, A2 में से A1 घटाना है, मतलब -1 के अंदर से कितना घटाना है 1। A2 का मान कितना है -1 लिख दिया, फिर माइनस का निशान तो माइनस का निशान, फिर A1 का मान कितना है 1। जब दोनों मान माइनस के हो तब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और माइनस का निशान लगा देते हैं। माइनस का निशान और दोनों को जोड़ के लिखना है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी D1 कितना आ गया -2। वैसे ही अगर हम निकाले D2, वैसे ही क्या निकाले D2 का मान, तो D2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है -3, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, फिर A2 का मान, A2 का मान -1 है, A2 का मान कितना है -1, तो A2 का मान -1 लिखना है। ये माइनस तो फॉर्मूले वाला था, फिर A2 का मान लिखा तो A2 का मान कितना था -1, तो ये आ गया -3, और माइनस और माइनस पास में है, बीच में ब्रैकेट का निशान है मतलब गुणा हो रहा है, तो माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, और ये 1, -3 प्लस का 1, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, तो चिन्ह भी किसका आएगा माइनस का। और हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 3 में से 1 घटाए तो कितना आ जाएगा 2, मतलब D2 का मान भी कितना आ गया -2। यहाँ पर लिख सकते हैं कि D1 बराबर D2 बराबर कितना है -2, अतः यह AP है, यह समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी तो इसके दो पद लिखने हैं, तो 4 तो लिख चुके हैं, 5वां 6ठा लिखना है। A बराबर कितना है इसके लिए 1, D बराबर कितना है -2। 5वां पद निकालना है A5, तो हो जाएगा A प्लस 4D। A की जगह कितना लिखेंगे 1 प्लस 4 गुणा D की जगह कितना लिख देना है -2। 1 4 गुणा 2 8, और माइनस और प्लस का गुणा हो रहा है, जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या आता है माइनस आता है, तो आ जाएगा -4 दूनी 8। 1 -8 बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, तो चिन्ह भी किसका आएगा माइनस का। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं
तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। तो A5 बराबर कितना आया -7। वैसे ही हमें निकालना है A6 मतलब A + 5D। तो A की जगह कितना लिख देंगे 1 + 5 गुणा D की जगह कितना लिखना है -2। तो 1 5 और 2 का गुणा हुआ तो 10 और प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस। बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है तो माइनस, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है 10 में से 1 गया तो 9। मतलब पांचवा पद कितना आया अपने पास -7 और छठवां पद कितना आया अपने पास -9। तो अगले वाले 2 पद निकालने थे, एक तो आया -7 और एक आया -9। तो इस प्रकार से अगर मैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद पता है, सारवंतर पता है, तो उसके आगे वाला हम कोई भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे इसका तीसरा सवाल है अपने पास -2 2 -2 2 -2 -2 2 -2 2 -2। इसके लेकर सारवंतर निकालें। D1 क्या करना है A2 में से A1 घटा देना है, ये अपने पास हो जाएगा A1, ये A2, A3, A4 और A5। A2 - A1, A2 का मान कितना है 2, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, और A1 का मान कितना है -2। ये A1 का मान -2 है, ये माइनस फॉर्मूले का, और ये A1 की वैल्यू 2 माइनस माइनस पास में है, बीच में ब्रैकेट यानी गुणा है, तो माइनस माइनस का गुणा होने पर क्या हो जाता है प्लस, और ये पीछे 2। तो D1 बराबर 2 + 2 कितना आ गया 4। अब हमें निकालना है D2। अब D2 निकालना है मतलब A3 - A2। A3 की वैल्यू कितनी है A3 की वैल्यू है -2, फिर माइनस की वैल्यू तो माइनस की वैल्यू, फिर A2 का मान कितना है 2। A2 का मान केवल 2 है, तो ये केवल कितना लिखा 2। दोनों संख्याएं माइनस की है तो माइनस का निशान लगाते हैं और दोनों को जोड़ के लिखते हैं, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। लेकिन ये 4 किसका रहेगा माइनस का। देखना क्या D1 और D2 आपस में बराबर आ रहे हैं। D1 बराबर यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर -4 है, तो D1 ≠ D2। अतः AP नहीं है। तो AP कब होती है जब अपने सारवंतर समान आता है, जब सारवंतर समान नहीं आता तो उसको हम AP नहीं कहते, तो ये अपने पास समांतर श्रेणी नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। देखना यहां पर अगर हम सारवंतर देखने जाए तो ये वाला पद क्या हो जाएगा A1 A2 A3, ये वाला पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। अगर हम यहां पर सारवंतर निकालें D1 निकालें, क्या निकालें D1 मतलब दूसरे वाले पद के अंदर से पहला वाला पद घटाना है, D1 यानी A2 - A1। A2 1 है, A1 भी 1 है, कितना आ जाएगा 0। अब यहां पर हम निकालें D2 मतलब A3 - A2। तीसरे वाले पद के अंदर से दूसरा वाला पद घटा देना है, तो तीसरा 1 है, दूसरा भी 1 है, घटा दिया तो कितना आ गया 0। तो ऐसा नहीं कि इधर भी 0 आ रहा है इधर भी 0 आ रहा है, जल्दबाजी में कर देंगे सारवंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है। थोड़ा बहुत खुद का भी दिमाग लगाना है कि 1 1 1 और फिर कितना हो गया 2, मतलब संख्या बढ़ रही है, पहले समान चली फिर बढ़ी। अगर सारवंतर समान होता तो सब जगह संख्या एक जैसी होती, लेकिन यहाँ पर तो संख्या पहले एक समान थी और फिर बढ़ गई है। मतलब जरूरी नहीं कि सारवंतर समान हो, स्टार्टिंग में समान दिख रहा है लेकिन बाद में जाकर सारवंतर क्या हो रहा है बदल रहा है। तो आगे और कुछ वैल्यू निकाल देते हैं, D1 निकाल दी है, D2 निकाल दी है, अगला चेक करते हैं D3 मतलब A4 - A3। चौथा पद क्या है इसका 1 2 3 4, चौथा पद है 2 और तीसरा पद है 1। 2 में से 1 घटाया तो कितना आ गया 1। देखना D1 0 था, D2 0 था, लेकिन D3 कितना आ गया 1। तो क्या सारवंतर बराबर आ रहा है।
सारवंतर बराबर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं D2 नॉट इक्वल टू D3। D2 और D3 की वैल्यू है वो आपस में बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है। चाहे सारी वैल्यू बराबर आए, सब जगह का सारवंतर बराबर आता है और केवल एक जगह सारवंतर के अंदर गड़बड़ आ गई। सब जगह चाहे तो जैसे 10 पद है, 9 जगह हमने चेक किया है, 8 या 9 जगह चेक किया है, सब जगह सारवंतर बराबर आ रहा है, केवल एक जगह ऐसी है जहां पर सारवंतर बराबर नहीं आ रहा है। केवल एक ही जगह है जहां पर सारवंतर बराबर नहीं आया, तो भी हम कहेंगे कि वो समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी होने के लिए जितनी भी पद है सब जगह सारवंतर कैसा आना चाहिए, बराबर। अगर एक पद के सारवंतर के अंदर भी कमी आ गई या फिर बढ़ोतरी होगी, एक भी जगह गलत हो गया, तब वो पूरी की पूरी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं रहेगी। चाहे बाकी जगह बराबर है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक जगह भी मिस्टेक आ गई तो उस पूरी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, वो पूरी श्रेणी समांतर श्रेणी के नाम से नहीं जानी जाएगी, उसको फिर समांतर श्रेणी नहीं बोला जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर कोई श्रेणी को समांतर श्रेणी अगर हमें बताना है तो उसके लिए सब जगह सारवंतर कैसा आना चाहिए, बराबर। अगर एक आध जगह भी सारवंतर गड़बड़ हो गया, या तो कम है या ज़्यादा है, तब समझ लेना है कि वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है।